हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 64, जिसमें कि हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। सतर्कता का मतलब क्या है कि हम निगरानी कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो आखिर किस संदर्भ में निगरानी, किस संदर्भ में सतर्कता? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का आखिर काम जो है वह मेन क्या है ना, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, हम उन सब पर भी डिस्कशन करेंगे। ये आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल है फॉर क्लास इंफॉर्मेशन, फॉर क्लास पीडीएफ @मंजू PW UPSC वाला सर्च कर सकते हैं या स्कैन करके ज्वाइन कर लो। हाल ही में देखो, ये कुछ ऐसी न्यूज है जो मुझे सर्च करने पे मिली जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट्स के बारे में लिखा गया। जैसे कि एक रिपोर्ट आती है 2022 पे, जिसमें कि ये कहा गया कि गृह मंत्रालय, रेलवे, बैंक अफसर, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं वह इन 3 जगह पर मिली हैं। ठीक है, रेलवे और बैंक अफसर सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जो मामले दिखाई देते हैं वो हमें रेलवे में दिखाई देते हैं। तो 2022 में सीवीसी ने इस बात को लेके कहा कि भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें किस किस के खिलाफ आती है? गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ, उसके बाद सेकंड पे रेलवे और थर्ड पे फिर क्या है? बैंक्स है। और लगभग अगर हम 2022 की बात करें तो कुल मिलाकर 1,15,000 से ज्यादा ऐसी शिकायतें आई थी। 1,15,000 से ज्यादा ऐसी शिकायतें आई थी जिसमें कि भ्रष्टाचार था, रिश्वतखोरी जो है वह की गई थी। और लगभग इसमें से 85,000 का निपटारा कर दिया, लेकिन फिर भी 30 के आसपास जो है वह चल रही है। ठीक है, तो यहां पर अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आखिर वह कर क्या रहा है। तो वह इस तरह की रिपोर्ट्स बना रहा है कि भ्रष्टाचार के आंकड़े कहां पर जा रहे हैं या भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वह कहां पर है। ठीक है, अब देखो एक और देखते हैं कि हाल ही में एक न्यूज आई। अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की आयोग जो है उसकी वेबसाइट देखेंगे तो उसपे वो कर क्या रहा है, वो सारी न्यूज जो है वो सब उस पर पब्लिश होती रहती है। हाल ही में क्या हुआ कि पंजाब के एक थाने का मामला था और उसमें पंजाब में जो विजिलेंस ब्यूरो है उसने एक सहायक जो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा। और ये रिश्वत इस मामले में थी कि किसी के बच्चे को के खिलाफ जो रिपोर्ट थी, अपराध दर्ज था, उसको हटाने के लिए 50,000 मांगे गए थे, दिए 10,000 थे। लेकिन वो जो 10,000 थे वो पहले से करके दिए गए थे कि हम वहां रिश्वत दे रहे हैं, आप इसको रंगे हाथ पकड़ लेना। तो क्या अगर किसी अधिकारी को, देखो वैसे किसी अधिकारी के खिलाफ अगर जांच और इस तरह की शिकायतें हैं और हमें शुरुआत करनी है कि हम जांच करेंगे कि इससे क्या रिश्वतखोरी की है, तब तो उसके लिए आपको उसके जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए रंगे हाथ आपने किसी को पकड़ लिया तो फिर इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आयोग सीधी जो कार्रवाई है आगे से वह कर सकता है। तो देखो कि इस तरह के केसेस आप बहुत देखते हैं कि नोट में कुछ केमिकल लगा के दे दिया या नोट की कोई संख्या बता दी कि हम यहाँ पर ये पैसा देने वाले हैं, आप इसको देख लेना। तो आप कई देखेंगे ऐसे सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस अवेलेबल है कि कई अधिकारी जो है वह रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे मामले देख रहा है। इसके अलावा देखो, केंद्रीय विजिलेंस आयोग ने, केंद्रीय विजिलेंस आयोग क्या करता है? विजिलेंस जागरूकता सप्ताह भी मनाता है और लोगों से कहता है, अब जानते हैं कि हम जो रिश्वत है वह आखिर देते क्यों हैं। समटाइम्स रिश्वत को सुविधा शुल्क भी कहा जाता है कि हमारा काम आसानी से हो जाए, हम कुछ नियमों के बियॉन्ड जाकर भी लाभ ले सके, हमने कुछ प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई है फिर भी हमें लाभ मिल जाए, इन चीजों के लिए हमें रिश्वत जो है वह हम देते हैं। और जब तक ये रिश्वत देना, वही बात है कि दहेज का लेना, दहेज का देना, जब तक दहेज मिलता रहेगा तब तक लोग देते भी रहेंगे। अगर मना कर दे तो क्या शादियां नहीं होंगी? आप खुद सोचिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि समटाइम्स हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें प्रचलित होती हैं, इस वो सही है या गलत ये तो मैटर ही नहीं करता। मेन मैटर है कि वह प्रचलित है, सोसाइटी में ये प्रचलित है तो बस हमें देना है। सोसाइटी में प्रचलित है कि जो शादियां हैं उसमें आपको ज्यादा खर्च करना है। एक प्रचलन है ना, शादी एक स्टेटस हो जाता है कि अरे उतनी शादी में इतने करोड़ रुपए खर्च किए। ठीक है, तो आप कई अपने चारों तरफ ऐसे हाई सोसाइटीज, ऐसे वीवीवीआईपी शादियां जो है, या फिर उनके वेडिंग वॉशेस, प्री वेडिंग वॉश आप देखते होंगे जिसमें कि शायद 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ। तो इस तरह के खर्चे क्या एक सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस बनाने का काम होते हैं ना। जैसे कि लोगों को मौका मिल जाए तो वह क्या, या उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, या फिर आप अपनी जगह के पार्षद विधायकों को देखेंगे तो वो अपने घर के चारों तरफ बड़ी ऊंची बाउंड्रीज बनवाते हैं और बहुत बड़ा उसमें गेट लगाते, कोशिश करते हैं कि अरे मोहल्ले में जो सबसे बड़ा गेट है ना बस वो हमारा घर है। बताने का क्या मतलब है?
तो आपने दीवारें इतनी ऊंची करा ली, गेट, मतलब एक सोसाइटी का एक स्टेटस हो जाता है, एक स्टैंडर्ड से आपने उन चीजों को जोड़ दिया है ना। तो वही बात है कि जब तक चीजें समाज में चलती रहती हैं, वह होती रहती है, आसान नहीं होता उन चीजों को रोकना, उन पे ब्रेक लगाना। सो विजिलेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि लोगों को जागरूक करा जाए कि जो लोक सेवक है वह हमारे और आपके काम के लिए है, वो हमारे मालिक नहीं है, बल्कि हमारे लिए काम करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। तो आप रिश्वत ना दें, आप वैसे ही काम उनसे करा ले। सो भ्रष्टाचार को ना कहें, थीम क्या थी, भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे और भ्रष्टाचार का विरोध करें, है ना, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये 2023 की थीम बनाई गई थी। मतलब इस थीम पर विजिलेंस जो एक पूरा वीक है वह मनाया क्या, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आप रिश्वत ना लें। ठीक है, अब ये जो मामला है केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखो हमें ये चीजें जुड़ कहां से रही हैं। एक तो भ्रष्टाचार जो कि आपका बड़ा टॉपिक है, भ्रष्टाचार से जुड़ रही है। ठीक है, कई बार ऐसे भी इस तरह के टॉपिक्स पे आ जाते हैं, आए भी हैं। इसके अलावा आप एथिक्स के पेपर से जोड़ते हैं, और पॉलिटी में तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं, है ना। एथिक्स से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि जब आप एथिक्स में लिखेंगे कि लोक सेवकों को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, तब आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भी है जो इस तरह के मामलों को देखेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना, संरचना, संगठन, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, हम इसकी बात करेंगे, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। एक बात मैं आपको और सुनाती हूं। अच्छा, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट से एक मामला मुझे याद आता है, जो कि कई बार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, आपने विसल सुना होगा, विसल दैट मीन्स सीटी, है ना, सीटी बजाने वाला। जैसे कि आपने अगर किसी चौकीदार को देखा होगा तो वह विसल बजाकर आपको एक अवेयरनेस जो है वह देता है। तो यहाँ पर क्या था, एक ऐसे ही विसल ब्लोअर का मैं आपको नाम बताती हूँ, जो कि IES ऑफिसर थे, है ना, IAS नहीं, IES भी होता है। तो IES ऑफिसर थे, इनका नाम था सत्येंद्र दुबे। इनका नाम था सत्येंद्र दुबे। ठीक है, अब देखो, चूंकि ये एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। कौन सा प्रोजेक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब एक प्रोजेक्ट बना था कि दिल्ली के जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जो महानगर है, उन महानगरों को हम जोड़ेंगे। तो एक चतुर्भुज जो स्वर्णिम परियोजना, अगर आपने सुनी होगी, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना, ये परियोजना चल रही थी, और ये परियोजना लगभग 6 खरब की थी, 600 बिलियन, है ना, 600 बिलियन रुपए की थी ये परियोजना। और इस परियोजना में बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वह हो रहा था, और ये इसमें मतलब बहुत इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, तो ये देख पा रहे थे कि देखो कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और मामला जो है वह 6 खरब का है। ठीक है, तब ऐसे में इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक डिटेल, एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, और पत्र कहां भेजा, PMO को भेजा। हम पढ़ चुके हैं ना, PMO प्रधानमंत्री कार्यालय। एक लेटर लिखा, PMO को भेजा, लेटर के साथ सारी डिटेल्स इन्होंने अटैच कर दी। और ये जो डिटेल्स थी वह थी कि जैसे कि आप ये जो राजमार्ग बना रहे हैं, इसके जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, वह कंप्लीट नहीं है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना बच्चों, आप देखिए कि ये बहुत ही दुर्भाग्य कह लो इस चीज को, आपको केवल रिपोर्ट्स में चीजें सही मिलेंगी, ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें सही है। जैसे कि आप देखोगे कि हर एक सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लाखों हजारों करोड़ की होती हैं, और उन परियोजनाओं में शायद कुछ करोड़ रुपया ही जो है वह वास्तव में लगा होता, बाकी इतनी लेयर्स और इतने लोग हैं। 1000 करोड़ की परियोजना में सब सोचते हैं कि 2-5 करोड़ रुपए हमने ले भी लिए तो क्या हो गया, है ना। और ऐसे कर करके उसमें जितने भी लोग, जितने भी लेयर्स लगी होती है ना, हर जगह वही भ्रष्टाचार है, हर जगह वही भ्रष्टाचार हो जाता है। और इसलिए कहा भी जाता है कि अगर वहां से 100 रुपया चला है तो 1 रुपया जो है वह खर्च होता है, मतलब 100 में 1 का रेशियो है। सो देखो डिटेल्स जो है इन्होंने बताई कि जो काम है वह ऐसे ठेकेदार कर रहे हैं, छोटे ठेकेदार जो छोटे ठेकेदार हैं, इनको काम दे दिया गया है। ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इनके पास कोई मानक नहीं है कैसे राजमार्ग बनाने, बाकी सारी चीजें, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जो पैसा है वह बहुत गलत तरीके से खर्च हो रहा है, घोटाला हो रहा है। तो इन्होंने इस परियोजना के घोटाले को उजागर किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने अपना नाम भी लिख दिया था पत्र के आगे, नाम लिखा, और नाम के आगे ये लिख दिया कि इसको
प्राइवेट रखना, है ना, इसको प्राइवेट रखना, इसको उजागर मत करना। गलती ये हो गई, पीएमओ ने ये जो लेटर था इसको भेजा एक टेबल पर, और इस टेबल में जो 8 ऑफिसर थे, ये 8 ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, और जैसे ही इनका लेटर पहुंचता है, लगभग 16 दिन हुए, 16 डेज, 16 दिन के बाद इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता, है ना। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, होम करते हुए हाथ जल जाना, यहाँ तो जान चली गई। तो आपने क्या किया कि आप भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, इतना लड़ना सिस्टम से, चीजों से आसान नहीं होता। आप देखेंगे कि कभी कोई नायक है अगर वह मूवी में लड़ रहा है, तो कई बार अगर चीजें इस तरह से हो जाती हैं कि सारी चीजें मतलब सब लोग जो है, अगर सब अपराधी हैं, तब एक ही व्यक्ति उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना। एक और आपने मुहावरा सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहां पर देखो कि इस तरह के घोटाले, और ना केवल ये, इवन एक और मामला मुझे याद आ रहा है जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और उसमें जो एक स्टूडेंट था उसके द्वारा एक जो जानकारी है वह दी गई थी कि यहाँ पे अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जब जानकारी दी गई तो उसकी भी हत्या कर दी गई। तो जो इंफॉर्मेशन देगा भ्रष्टाचार के बारे में, सरकार के बारे में, उसको यही इनाम मिलेगा। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, देखो वही बात है कि कागजों पे, ऑन पेपर तो चीजें हैं, बट ऑन पेपर के अलावा आप इसका इंप्लीमेंट भी तो करो। तो यहाँ पे तो आपने लिख दिया विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 कि हम ऐसे लोगों को सुरक्षा देंगे जो कि हमारे लिए क्या करेंगे, भ्रष्टाचार की जो सूचना दे रहे हैं, जो मुखबिर है, हम उनकी जानकारी को गोपनीय रखेंगे, हम उनके नाम को गोपनीय रखेंगे, उनको उत्पीड़न से बचाएंगे, और हम इसके खिलाफ करेंगे। तो अगर सरकार में देखो हर जगह लोग शामिल हैं, ध्यान रखना, बात को समझना कि जब सरकार की बात करें या न्यायपालिका की बात करें, अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसे इंसिडेंट चल रहे हैं जिससे कि न्यायपालिका की कुछ जानकारी पहुंच रही है, मतलब कुछ जानकारी मिल रही है, पहली बात पर्सनल लेवल पर, और ये जानकारी जब मिल रही है तो वहां पर भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं कि जहां मतलब ऐसा सरकार का शायद ही कोई अंग है नहीं, क्योंकि हर जगह लोग हैं, हर जगह लोग हैं, और जब मनुष्य की बात आती है, लोगों की बात आती है, उनकी अपनी इच्छा, उनके अपने लालच, अपने स्वार्थ होते हैं, और उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए रिश्वत, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें। तो ये तो मानव स्वभाव का हिस्सा है ना। तो अब देखो, अब अगर हम इस भ्रष्टाचार को हम जोड़े आप पेपर एथिक्स से, पेपर 4 है आपका एथिक्स, उसमें भी आपको पढ़ना है कि कैसे ये दूर करा जाए, और इसी को दूर करने के लिए पहले से ही आपको सिखाया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रिटी को पालन करना है, आपको क्या करना है, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा कई लेवल पर होती है, जैसे कि एक होती है पर्सनल लेवल पर, एक होती है प्रोफेशनल लेवल पर, है ना। पर्सनल लेवल पर होगी, प्रोफेशनल लेवल पर होगी, और इसके अलावा एक होती है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। तो कई तरह की सत्यनिष्ठा होती है। सत्यनिष्ठा के बारे में कुछ विद्वानों का ये कहना है कि मैं किसी भी नियम का उल्लंघन तभी करूंगा जब मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि उस परिस्थिति में नियम का उल्लंघन करना ही नियम बन जाए, है ना। तो ऐसी बातें कही जाती हैं। पेपर 4 एथिक्स से सीधा मुद्दा ये जुड़ता है, आप ध्यान रखना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी को सत्यनिष्ठा, इन सब चीजों के साथ जोड़ा जाता है, आपकी ऑनेस्टी के साथ जोड़ा जाता है कि आप कितने ईमानदार हैं, आपकी कथनी करनी में कितनी एकता है, ये भी आपकी इंटीग्रिटी का हिस्सा है। तो आपके जो बिजनेस, आपकी जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ में आप कितने ईमानदार हैं, ये आपकी इंटीग्रिटी का हिस्सा होगा। आप एक होती है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, जिसमें कि आप दूसरे के साथ जो मानक आपने बनाए हैं, वही मानक अगर आपने खुद के लिए बनाए हैं, है ना, मतलब सेम मानक आप फॉलो करो। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने जो किया तो वो अपराध था, और जब वही काम हमने किया तो खुद को जस्टिफाई कर लिया। तो यहां पर इंटीग्रिटी जो है वह कई तरीके की हो रही है। तो एक तो हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, जैसे कि मान लीजिए हमें लगता है कि पीठ पीछे हमारी कोई बातें ना करे, है ना, बट हम खुद ये काम कर रहे हैं, तब ऐसे में आप दो मानक नहीं बना सकते। जो मानक आपने खुद के लिए बनाए वही मानक दूसरों के लिए भी रखो। एक होती है पर्सनल इंटीग्रिटी, आप जो कह रहे हो आप वही कर रहे हो, पर्सनल कथनी करनी एक कर देना। और तीसरा इसमें होगा प्रोफेशनल, आपका जो भी व्यवसाय है
जो भी आपका पेशा है उसके जो नियम है आप उस चीज को मानो। सो पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल, कई तरह की इंटीग्रिटी होती है। तो जब लोक सेवकों में इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा ज्यादा होगी तब वह ईमानदारी से काम करेंगे और इसी मूल्य को, जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन एथिक्स में पूछा कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी 2 विशेषताएं हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, आप बताइए आप में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करें, सिविल सर्वेंट में कौन सी 2 विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी 2 विशेषताएं होनी चाहिए इंटीग्रिटी के अलावा, कमेंट करके बताना कि ये विशेषताएं होंगी या ये विशेषताएं आप में है, इसलिए आप एक अच्छे सिविल सेवक बन सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह क्या करेगा, अगर जो सिविल सर्वेंट है इनके खिलाफ भी इस तरह के मामले उजागर होते हैं तो इसके खिलाफ भी काम करेगा। चलो अब आते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना आखिर कब की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है एक समिति की सिफारिश पर जिसका नाम था संथानम समिति। संथानम समिति, संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, भ्रष्टाचार को लेकर जो चीजें हैं, है ना, अगर शिकायतें मिल रही हैं उन शिकायतों को रोका जा सके, उन पर काम किया जा सके। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग मेन क्या है कि भ्रष्टाचार को रोकने की एक संस्था है। क्या है ये, भ्रष्टाचार को रोकने की संस्था, भ्रष्टाचार को रोकने की संस्था है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। संथानम समिति जो कि 1962 में बनी थी, 64 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसके द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि इस तरह के एक आयोग होना चाहिए, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष सरकारी संस्था है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जो है इसको बढ़ावा देने के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना 64 में की गई थी, जो कि भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति बनी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना जो है वह की जाती है। ठीक है, कौटिल्य एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आप ऐसे में भी इसको यूज कर सकते हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, आप एथिक्स में भी इस लाइन को यूज कर सकते हैं। और इसमें वह कहते हैं कि जैसे आपकी जो टंग है, जीभ है ना, जीभ पर कुछ भी रखा हो, चाहे शहद हो या फिर कुछ कड़वा हो, है ना, अगर वह कुछ भी है तो उसका स्वाद लेना, मतलब आप स्वाद लोगे ही, है ना, वो फिर असंभव नहीं है कि आप मान लीजिए शहद खा रहे हैं और आपको उसका टेस्ट ना आए, टेस्ट तो आएगा। तो अगर जिस तरह से वह असंभव है कि आप टेस्ट ना ले, वैसे ही असंभव यह है कि अगर कोई सरकारी खजाने में शामिल है और वह वहां से चोरी ना करे, वह वहां पे भ्रष्टाचार ना हो। तो ये उन्होंने मानव स्वभाव का बता दिया। ये भी कहा जाता है एक बात कि अब तक जिसका खुलासा नहीं हुआ वही ईमानदार वही है, या तो उसका खुलासा नहीं हुआ तो ईमानदार है, और दूसरी बात यह है कि या तो उसको मौका नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि जिस प्रकार जीभ की नोक पर शहद या जहर का स्वाद ना लेना असंभव है, उसी प्रकार एक सरकारी कर्मचारी के लिए राजा के राजस्व का कम से कम एक हिस्सा ना खाना ये भी असंभव है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये इस बात को उन्होंने कहा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि किसी के पास सरकारी खजाने की चाबी हो या जो सरकार में है वो सरकार की सुविधाओं का हिस्सा ना ले, है ना, वो सरकार की सुविधाओं का यूज ना करे, गलत तरीके से यूज ना करे या फिर उसमें भ्रष्टाचार ना करे, इम्पॉसिबल है ये, है ना। तो ये बात इसके बारे में कही जाती है, भ्रष्टाचार के बारे में कही जाती है। तो संतानम समिति में क्या है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये जो काम है वह करेगा। अच्छा, एक बार और देख लो कि बेसिकली इसका जो स्टेटस है वह क्या है, फिर हम संरचना पे चलते हैं। इसका स्टेटस क्या है, तो ना तो संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक नहीं है, तो क्या है इसका स्टेटस, वैधानिक है। और वैधानिक है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्ट बना होगा और किसी एक्ट के माध्यम से ही इसको शक्तियां दी गई होगी। तो सीवीसी एक्ट 2000, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
सीबीसी एक्ट 2003, सीबीसी एक्ट 2003 इसके तहत, है ना, इसके तहत ये लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। पहले 1964 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तब 1964 में तो केंद्र सरकार के प्रस्ताव से की गई थी, बाद में वैधानिक दर्जा दिया। 1964 में केंद्र सरकार के आदेश या प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापना कब की गई थी, है ना, वैधानिक दर्जा, तो वैधानिक दर्जा सीबीसी एक्ट 2003 आया और इसके अंतर्गत इसको जो वैधानिक दर्जा है वह दिया गया। ठीक है, अब चलो संरचना पे चलते हैं। संरचना मतलब कि कौन कौन से लोगों से मिलकर यह बनी है। ठीक है, 2000 केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के अनुसार एक न्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, ये कहता है, ये एक्ट कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे, इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा वह 4 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु। अब तक हम 5 और 6 वर्ष की बात कर रहे थे, 3 वर्ष की भी हमने बात की थी, जैसे कि SC ST OBC कमीशन के आधार पर उनके सदस्यों की, बट यहाँ पर 4 वर्ष की बात जो है वह की गई है। तो यहाँ पर देखो कि केंद्रीय सतर्कता, अगर हम आयुक्त की बात करें तो जो SS राजीव जी हैं, इनको शायद 2023 लास्ट के मंथ्स में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी जो नियुक्ति है वह करी गई थी। ठीक है, तो संरचना में हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है। बहुसदस्यीय निकाय, बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, एक सतर्कता आयुक्त होंगे 1+2, एक सतर्कता आयुक्त होंगे, 2 अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेंगे, एक समिति के माध्यम से करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति कैसे कर रहे हैं, एक समिति के माध्यम से कर रहे हैं, एक समिति के माध्यम से कर रहे हैं। और इस समिति में कौन कौन शामिल होगा, इस समिति में शामिल होंगे PM, नेता विपक्ष एंड गृह मंत्री, विपक्ष नेता एंड गृह मंत्री। ठीक है, कार्यकाल की हमने बात कर ली, बट अलग से भी लिख लो, कार्यकाल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, माफ कीजिए 4 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष। अच्छा, मैं अपने एक अनुभव बताती हूँ। देखो, कभी कभी हमसे जो गलती हो रही होती है ना, वो हमेशा होती जाती है, क्योंकि जब मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस को लिख रही थी कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस बतानी है, एंड कुछ सीरियल वगैरह तो मैं भी तैयार करती हूँ कि मुझे बताना है, इसे आपको क्रम से बताना है। तो मैंने सेम गलती रात में भी की थी कि मैंने यहाँ पे 6 वर्ष लिखा, 65 वर्ष लिख लिया, है ना, फिर मैंने उसको क्रॉस किया, फिर मैंने लिखा 4 वर्ष और 65 वर्ष, अभी भी मुझसे सेम मिस्टेक हो गई। तो कभी कभी हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं, हमेशा नहीं सीख पाते कि आप सोचो कि नहीं तब आपने, कभी कभी मतलब आप देखना आपके साथ भी कई बार होता है कि आप कुछ मात्राओं को गलत लिखते हैं, फिर हम खुद को टोक रहे होते हैं कि नहीं अब हम सही लिखेंगे, है ना। जैसे कुछ मात्राएं हिंदी में स्पेशली हो जाता होगा कि आपको छोटा ई की मात्रा लगानी, आपने बड़ा ई की मात्रा लगाई, फिर उसके बाद या फिर कहीं आधा माह है आधा हा है, वहां पे हम कंफ्यूज हो गए, है ना। इस तरह की, जैसे स्वास्थ्य शब्द को लिखना, स्वास्थ्य जल्दी से सभी बच्चे सही नहीं लिख पाते होंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाता है स्वास्थ्य, है ना, आधा सा आधा था होता है। तो हम समटाइम्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी गलतियों को दोहरा रहे होते हैं। बस वही गलती मुझसे भी हो गई, लेकिन आपको याद रखना 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए ये इनका कार्यकाल होगा। क्लियर। अब चलो देखो एक बात और, कि मान लीजिए केंद्र व राज्य के अधीन अगर कोई लाभ के पद पर है तो वो इस पद का अधिकारी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम वेतन भत्ते सेवा शर्तों की बात करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारण करेगा, तो ये किसी एक की जैसी होंगी, ना कि कहीं पे लिखी है या केंद्र निर्धारित करेगा। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना, उनका सेम होगा वेतन भत्ते, तो ये इनका किसके समान होगा, तो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य जैसा।
जो मुख्य सतर्कता आयोग है उनको अध्यक्ष वाला, जो बाकी सदस्य हैं अन्य आयुक्त है उनको सदस्य के जैसा। तो यहाँ पर ये होगा, समझ में आ गया। तो ये संरचना होगी, है ना, एक मल्टी मेंबर बॉडी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, और कम से कम यहाँ पर 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करते हैं, और उस समिति में 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मुख्य होंगे, वो मुख्य होंगे, उसमें मेन अध्यक्ष होंगे उस समिति के, और उसमें नेता जो विपक्ष है वह होंगे। और इसके अलावा अगर हम, अच्छा इसके अलावा देखो, जैसे कि हम वर्तमान में देखते हैं कि हमें मजबूत एक विपक्ष का अभाव दिखता है, और इसलिए हम बार बार सरकार पर तानाशाह और डिक्टेटरशिप का भी आरोप लगाते हैं। तो सरकार तानाशाह तब हो जाती है जब उसे कोई मजबूत विपक्ष ना मिले। सो देखो कि लोकसभा में अगर विपक्ष के नेता की मान्यता मान लीजिए किसी को अगर नहीं दी गई है ना, तब ऐसे में जो सरकार के विपक्ष में सबसे बड़ा जो समूह का नेता होगा उसे ही नेता विपक्ष मान लिया जाएगा। तो हमारा जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखी है उसी हिसाब से चल रही हैं, कुछ हम परंपराएं, कुछ मानना, ये सारी चीजें भी चलती हैं कि चलो हम ये मान लेते हैं, ठीक है, इस हिसाब से चलता रहता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अलावा देखो कि इनको हटाया कैसे जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो हटाया जाने के वही है, पागल हो, दिवालिया हो, है ना, पागल हो, दिवालिया हो, या फिर किसी लाभ के पद पर हो, अपने कार्यों के साथ रहते तो कहीं और भी नियोजन हो जाए, या फिर अन्य कोई ऐसी बात हो, या अक्षमता या कदाचार के आधार पर, प्रूवन बिहेवियर एंड कैपेसिटी, इसके आधार पर भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बट जब कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटाएंगे उस वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जांच की के बाद ही वह हटा सकते हैं, ठीक है। ये बात इसमें कही जाती है। ये हटाने की बात हो गई। अब देखो वेतन भत्ते की भी बात हो गई। अब हम चलते हैं संगठन की, मतलब ये तो संरचना हो गई। ये जो पूरा संगठन है उसमें क्या अधिकारी होंगे, क्या स्टाफ होंगे, इसमें बात की गई है कि एक सचिवालय होगा, है ना। संगठन की बात करो, संगठन की हम बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि आयोग है, ठीक है, आयोग तो है ही, आयोग के साथ साथ कौन है, एक सचिवालय है, सचिवालय में एक सचिव है, एक मुख्य तकनीकी परीक्षक है, जैसे कि मान लो ये सीबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है, या आपको पता करना है किसी की बैंक डिटेल्स, या फिर और भी, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होना चाहिए। तब ऐसे में तकनीकी रूप से पूरा एक जो विंग है, पूरा एक परीक्षक विंग जो है वह काम करता है। इसके अलावा एक विभागीय जांच के लिए आयुक्त होता है, ठीक है। तो इन 3 की चर्चा इसमें की गई है, 1, ये 2 और 3। बट ये जो डिटेल्स आपको मैं दिखा रही हूँ ये सीवीसी कमीशन के ही मैं स्क्रीनशॉट रखती हूँ, और मुख्य सतर्कता अधिकारी तो है ही है ना। तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो हमने देखा कि एक आयोग है, आयोग किससे मिलकर बन रहा है, एक मुख्य है, 2 अधिकतम अन्य है ना, और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होंगे। इसके अलावा जब सचिवालय की बात करेंगे तो एक सचिव होगा जिसके पास एक विभाग के अध्यक्ष के अधिकार होंगे, है ना, विभाग अध्यक्ष का अधिकार होगा। और ये क्या करेगा कि बेसिकली आयोग विभिन्न बैंकों से अस्थायी स्थानांतरण के आधार पर जो उप महाप्रबंधक है, महाप्रबंधक स्तर के 4 अधिकारी, इनकी भी सेवाएं ले सकता है। मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग होगा, और मेन इसका काम यही होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को जो तकनीकी सहायता है ये सारी प्रदान करना। एक विभागीय जांच आयुक्त होगा, है ना, और आयोग में जो निदेशक हैं, उप सचिव स्तर है, किसी भी अधिकारी को आयोग विभागीय जांच आयुक्त के रूप में नियुक्त जो है वह कर देता है। और बेसिकली ये करेगा क्या, ये लोक सेवक के विरुद्ध आरंभ की गई जो भी जांच है ना, जो भी विभाग की कार्यवाही है उसमें मौखिक जांच संचालित करेगा, है ना, सीआईडी जांच अधिकारी के रूप में भी ये काम करेगा। तो बेसिकली सचिवालय है ये तीनों ही। यहाँ पे तो आयोग की चर्चा हम कर ही चुके। अब यहाँ पे मुख्य सतर्कता अधिकारी की बात कही गई है कि एक परामर्श के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की भी स्थापना जो है वह कर ली जाती है, ठीक है। तो ये इसकी संगठन संरचना हो गई। तो हमने यहाँ पर बात की केंद्रीय सतर्कता आयोग जिस तरह की ये जो रिपोर्ट्स देता है, अभी तक हमने क्या क्या जाना, किस तरह की रिपोर्ट है ना, ये न्यूज में जो चर्चा में था उस पर हमने बात की। फिर हमने जाना स्थापना संरचना की बात हो गई, अभी संगठन की भी बात हो गई। मेन अब कार्यों की बात करते हैं, ये क्या क्या कार्य करेगा। और विसल ब्लोअर की जब हमने बात करी तो हमने विसल ब्लोअर में
हमने एक एग्जाम्पल को देखा कि जो सत्येंद्र दुबे है, जो आईईएस ऑफिसर थे, इनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पीएम को लेटर भेज दिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने पेपर 4 एथिक्स से इसको जोड़ा कि भ्रष्टाचार से जुड़ेगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है, तो लोक सेवकों में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। हमने जाना कि संथानम समिति की सिफारिशों पर 64 में इसकी स्थापना की गई और सीवीसी एक्ट जो 2003 है, इस सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा जो है वह दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने संरचना में बात की 1+2, कार्यकाल 4 वर्ष, 65 वर्ष, वेतन भत्ते सेवा शर्तें ठीक वैसी ही जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन व सदस्यों की। संगठन संरचना में हमने बात की कि एक सचिवालय है, एक मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग और एक विभागीय जांच आयुक्त होगा, है ना। अब हम चलते हैं भूमिकाओं व कार्य पे। ठीक है, भूमिकाएं व कार्य, ये भी आयोग का ही है ना। उसको हम पढ़ते हैं पहले इस पैराग्राफ को, फिर चीजों को समझेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च सत्तानिष्ठ संस्थान है जिसमें भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए और प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मेन इसका क्या काम है कि भ्रष्टाचार से संघर्ष करना, भ्रष्टाचार से संघर्ष करना और प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसका मेन काम होगा। तो पारदर्शी, नैतिक, उद्देश्यपूर्ण, जवाबदेह, उत्तरदायी शासन प्रणाली के लक्ष्य के साथ एक कुशल सतर्कता पूरा जो प्रशासन है उसको बनाने पर आयोग ध्यान देता है ना। भ्रष्टाचार विरोधी उपाय को सुनिश्चित कराना और भ्रष्ट और अनुचित प्रथाओं में जो लिप्त हैं उनके लिए भ्रष्टाचार और जो इस तरह की प्रथाओं में लिप्त है उनके लिए संभावनाओं को समाप्त कर देना। ठीक है, अब देखो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, जो विभाग है और जो संगठन है, उनका जो प्रशासन है वह किस तरीके से चल रहा है उसका अधीक्षण करके केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले संदर्भ की जांच करना, अन्वेषण करना, है ना। अपनी अधिकारिता के अंतर्गत किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई शिकायत मिल जाती है तो उसकी जांच करवाना, केंद्र सरकार को सलाह देना कि इसके विरुद्ध इस तरह की जांच जो है वह की जाए। तो ये सारे काम करने का काम ये करेगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक और एक्ट आएगा। सीवीसी जो कार्य कर रहा है उसे शक्तियां एक एक्ट से मिल रही हैं जो कि है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, है ना। आओ इस एक्ट को पहले हम देखते हैं, लेकिन पहले उसका एक क्वेश्चन देखो। बना तो ये एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है ना, बट इसके बाद इसमें जो संशोधन हुआ, एक 2013 में संशोधन हुआ और एक संशोधन 2018 में हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्ट और ये संशोधन एक्ट है ना, ये एक्ट और ये संशोधन एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी संशोधन कराया जाता है तब उसमें क्या होता है कि कुछ जो, जैसे कि मान लीजिए इसमें सजा किसी काम के लिए, किसी भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी के लिए 3 साल की थी, आगे बढ़ाकर 5 साल कर दी, आगे बढ़ाकर 7 साल कर दी। तो समटाइम्स इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सजाओं को टफ कर रहे हैं या जो नियम है उसको हम विस्तार से बनाने के लिए इस तरह के संशोधन कर देते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में। 2 जो आपके मेन संशोधन अधिनियम है, एक तो 13, एक तो 18, इसके बारे में क्वेश्चन है। समटाइम्स जब हम प्रश्न देख लेते हैं ना और प्रश्न से सीधा हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन क्लिक कर जाती है, तो कभी कभी अगर मुझे कुछ पढ़ाना होता है तो मुझे लगता है कि पैराग्राफ और वैसे ना पढ़ा के मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूं। देखो जरा क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन। रिश्वतखोरी को दंडनीय अपराध बनाया गया और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि रिश्वत देने पे मजबूर हो ही गया तो वह 7 दिनों के भीतर पुलिस को सूचना दे दे। ठीक है, तो उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा नहीं लगाया जाएगा। वही बात है, जितना
दोषी है वह रिश्वत लेने वाला है, उतना ही दोषी रिश्वत देने वाला भी है। ठीक है। संशोधन अधिनियम 2018, रिश्वतखोरी एक विशिष्ट और प्रत्यक्ष अपराध है। रिश्वत लेने वाले को 3 से 7 साल की कैद व जुर्माना भरना पड़ेगा। ये 18 की बात की जा रही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, ये अधिनियम क्यों बनाया गया था? एक अधिनियम के तहत पहला अपराध ये निर्धारित किया कि आपको जो वेतन मिल रही है, कानूनी रूप से जो आपका पारिश्रमिक तय है, अगर आप उसके अलावा कुछ और संतुष्टि ले रहे हैं आप, है ना, उसके अलावा अन्य संतुष्टि लेना, यही भ्रष्टाचार है। और यह अपराध रिश्वत या अन्य अवैध पारितोषण स्वीकार करने से संबंधित है। तो इसमें भ्रष्टाचार, अब अधिनियम बना, भ्रष्टाचार की परिभाषा भी इसमें दी कि रिश्वत का मतलब इसमें यह होगा कि अगर आपको जो वेतन मिल रहा है, उस वेतन के अलावा आप अन्य कोई पारिश्रमिक, अन्य कोई आप लाभ ले रहे हैं, वह लाभ कई तरीके से हो सकता है। अधिनियम इस अपराध के लिए गंभीर दंड का भी प्रावधान करता है कि दोषी अगर कोई व्यक्ति पाया गया तो उसे 6 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये बात 1988 में की गई, क्योंकि 2018 की जब हमने बात करी, 2018 के संशोधन में तो रिश्वत लेने से 3 से 7 साल की कैद व जुर्माना, इन दोनों की बात की गई। तो बेसिकली देखो कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये क्या करेगा, सीबीसी जो कार्य करेगा, जो शक्तियां उसकी है, वह इसी एक्ट से आएंगे। ठीक है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए जो अपराध हैं, है ना, या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो अपराध है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, या अगर हम सीबीआई की बात करें या सीबीआई के द्वारा कोई जांच की जा रही है, तो उसकी प्रगति की समीक्षा भी सीबीसी कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अभियोजन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास जो लंबित आवेदन है ना, उन आवेदनों की समीक्षा कर सकता है। तो ये सारे काम जो है वह इसके सीबीसी के होंगे। तो सीबीसी क्या क्या करेगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अगर हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत अगर कोई अपराध है तो उन कार्यों को करेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ अधिकारी बताती हूं कि किन किन के खिलाफ ये जो काम है वह कर सकता है। ठीक है। कार्य में 2-3 चीजें और लिख दो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्देश पर वह किसी विषय की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी विषय की जांच, केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी विषय की जांच करना। ठीक है। या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध बताया गया है ना, कि अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध है तो इस अपराध के संदर्भ में कार्यवाही करना, इस अपराध के संदर्भ में एक्शन लेना, ये काम सीबीसी का होगा। इसके अलावा देखो कि यह ग्रुप ए की जो, अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, किन अधिकारियों की बात की गई है, कौन कौन से अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायतें सुन सकता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं में अगर हम आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें एंड आईएफएस की बात करें, ठीक है, तो ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होंगे, ग्रुप ए के जो अधिकारी होंगे, उनके लिए। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी, ठीक है, सीबीआई के साथ ये शामिल रहेगा। सीबीआई की जांच में सहयोग करना, जांच की समीक्षा, है ना, केंद्र को सलाह देना, केंद्र सरकार को सलाह देना। तो ये इसके इस तरह से कार्य हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो जब हम बात करेंगे, हो गया इतना कार्य इसके क्या क्या होंगे, बाकी हमने कुछ भूमिका में समझ लिया किस तरीके से ये काम करेगा।
भूमिका हो गया, कार्य हो गया। अब हम आते हैं कार्य क्षेत्र, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्षेत्र में शामिल है अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं सिडबी, व्हाट इज सिडबी एंड नाबार्ड, सिडबी एंड नाबार्ड एंड जीवन बीमा कंपनी, इसके प्रबंधक। तो ये चारों ही इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इन सभी के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह डेफिनेटली कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा के अगर कोई सदस्य है, स्पेशली संघ सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनके संदर्भ में जांच करना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो भी मुख्य अगर हम मेंबर्स है, प्रबंधक की बात करें, उनके खिलाफ भी इस तरह की शिकायतों की जांच करना। सरकारी उपक्रमों के अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ। ठीक है, तो ये सारे काम ही करेगा। अब इसके अलावा देखो, जब हम इसकी कार्य प्रणाली की बात करेंगे, मतलब कार्य करने का तरीका क्या होगा, कार्य प्रणाली की हम बात करेंगे, तो देखो ये इस तरह के कार्यों को करते हुए कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी इसको, दीवानी न्यायालय की, है ना। तो कार्य प्रणाली क्या होगी कि आयोग के पास अपना एक पूरा संगठन है जिसके माध्यम से वह काम करता है, आयोग है, सचिवालय है। ठीक है, और इसके अलावा आयोग के पास काम करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, तो जो सीबीसी है वह अपनी क्या कर रहा है, जो वार्षिक रिपोर्ट है, या फिर जब केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट मांगी जा रही है तो उस रिपोर्ट को किसको देगा, क्या सीधा वैसे जनरली कई जगह केंद्र सरकार लिख दिया जाता है, और यहां पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि ये प्रेसिडेंट को दे रहा है, और जो प्रेसिडेंट है वह आगे पार्लियामेंट में रख पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये उसकी कार्यप्रणाली, कार्य करने का एक तरीका होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही बेसिकली मेन संचालन जो दिल्ली में मुख्यालय है उसके माध्यम से करता है, और अपनी कार्रवाई को बनाने के लिए, जो अपनी कार्रवाई को करने के लिए रूल्स बना सकता है ना, रूल्स बना सकता है। रूल्स को अब रूल्स वैसे कह दो वैसे कर दो, विनियमन कर सकता है, विनियमन कर सकता है ना, विनियमन मतलब नियम बना सकता है, विनियमन हो गया। इसके अलावा वह कोई केंद्र सरकार के प्राधिकरण से, उपक्रमों से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। डेफिनेटली जब भ्रष्टाचार की जांच करेगा तो इंफॉर्मेशन के बिना तो करेगा नहीं, तो इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, इसके अलावा सीबीसी क्या करेगा कि जो जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे बेसिकली एक अलाइन होगा, उन जांच रिपोर्ट्स की समीक्षा करना, ये सारे काम करना, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब लास्ट टॉपिक आपका बचा है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, है ना। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को, विसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट 2014 किस किस पर लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल, इसमें लिखित ईमेल के आधार पर कार्रवाई होगी, गलत या दुर्भावना से पीड़ित शिकायतों में 2 साल की सजा का प्रावधान होगा, या इसमें सभी सही है। तो विसल ब्लोअर्स कौन व्यक्ति होंगे, विसल ब्लोअर्स होंगे जो कि भ्रष्टाचार की जानकारी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले। ठीक है, अब इनके संरक्षण की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है तो उस आवाज को दबाने के लिए इंसान को खत्म ही कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 2014 में ये प्रावधान किया गया, 15 में भी कुछ संशोधन किया गया था कि हम ऐसे लोगों को संरक्षित करेंगे, हम ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उनका उत्पीड़न ना हो, उनकी जो पहचान है वह गोपनीय रखेंगे। ठीक है, उनकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे। तो विसल ब्लोअर जो संरक्षण विधेयक है आया 2011 में था, लेकिन हम उसको 2014 मानकर ही चीजों को समझते हैं। 2014 इसका जो नाम है वह बाद में बदलकर 14 कर दिया, और 14 में भी कुछ चीजें इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि जो भी विसल ब्लोअर हैं हम उनकी पहचान को गोपनीय रखेंगे। विसल ब्लोअर यानी सूचना देने वाले, है ना, भ्रष्टाचार की जानकारी सूचना देने वाले, तो इनकी पहचान को गोपनीय रखना,
पहचान को गोपनीय रखना और प्लस इन्हें उत्पीड़न से संरक्षण देना। उत्पीड़न से संरक्षण देना ये शामिल होगा, है ना। इसके अलावा देखो एक पूरा ऐसा मैकेनिज्म जो है वह इसमें डेवलप किया गया है कि ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए कि भ्रष्टाचार की जो लोग है वह जानकारी दे सके, चाहे वह सिविल सेवकों के विरुद्ध हो या फिर वह मंत्रियों के विरुद्ध हो, बट जानकारी जो है वह दी जा सके। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि एक सक्षम प्राधिकरण बनाया जाएगा। भारत सरकार एक ऐसा निकाय गठित करेगी जिसमें भ्रष्टाचार की जानकारी या शिकायतें आप दर्ज करा सकते हैं। आगे इसमें यह भी कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतों में कोई करता है तो उसे 2 साल की सजा का प्रावधान होगा। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि अगर आपने लिखित ईमेल की है तब भी इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो विशेष सुरक्षा बल है उस पे ये जो एक्ट है वह लागू नहीं होगा, है ना। इस पे ये जो एक्ट है वह लागू नहीं होगा। क्लियर। ये एक्ट किस पर लागू नहीं होगा, तो इसके अलावा सेना, ठीक है, जो आर्मी है, आर्मी पर भी ये जो एक्ट है वह लागू नहीं होगा। तो ये है आपका विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। एक क्वेश्चन देखो, संशोधन बिल जो विसल ब्लोअर 2015 है उसके बारे में खुलासा करना मना है अगर इसे निम्न में से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं। आप सूचना दे रहे हो लेकिन वो सूचना आप किस संदर्भ में दे सकते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस संदर्भ में आप नहीं दे सकते। तो किस संदर्भ में आप नहीं दे सकते वो पूछा है। खुलासा करना मना है अगर इसमें से कुछ शामिल हो। क्या शामिल हो? भारत की संप्रभुता, वैज्ञानिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना, मंत्री की चर्चा का रिकॉर्ड, मंत्री परिषद की चर्चा का रिकॉर्ड जिसके प्रकाशन से न्यायालय मना कर दे और न्यायालय की अवमानना हो जाए, विश्वसनीय पद पर प्राप्त सूचना या भ्रष्टाचार पद या निर्णय लेने की शक्ति का दुरुपयोग। क्या इसमें शामिल होगा जिसपे आप खुलासा नहीं कर सकते? तो 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 शामिल होगा। पांचवा इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि भ्रष्टाचार या कोई पद का दुरुपयोग कर रहा है, शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर मामला भारत की संप्रभुता से जुड़ा हो, अगर मामला वैज्ञानिक आर्थिक हित से जुड़ा हो, है ना, न्यायालय की अवमानना हो रही हो, तब आप इस तरह के जो चीजें हैं वह नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो कि मान लो एक छोटा सा संशोधन करना था, उसके लिए पूरा बिल आ गया कि हम इसमें ये चीज जो है वह क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आपको इसमें 13 मिल रहा, 14 मिल रहा, 15 मिल रहा, 11 मिल रहा, है ना, ये सारे बीजे। और भ्रष्टाचार की जब बात कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मनी लॉन्ड्रिंग किसमें आएगा? ये मनी लॉन्ड्रिंग। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, विस्तार से लिखिए। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी करें, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? आप लॉन्ड्री कपड़े कराने जाते हैं, मतलब गंदे कपड़े धुल के आ गए, साफ होके आए। उसी तरीके से जब ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट होकर आ जा रही है ना, ब्लैक मनी उसको कहते हैं जिसपे टैक्स ना दिया गया, बस वही ब्लैक मनी है। अब वो व्हाइट मनी होके जो है वह वापस आ जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि बस उसे ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। तो अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है वह अब ऐसा नहीं कि केवल नेशनल लेवल पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ा। एक मूवी के मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक मूवी में रजनीकांत की मूवी है जिसमें कि वो जो ब्लैक मनी है उसको विदेशों में भेज देते हैं और विदेशों से वो एक एनजीओ बना लेते हैं और वहां से जो पैसा है वह आ जाता है वापस, है ना। तो पैसा भेजा गया था और पैसा वापस आ गया, वो पैसा व्हाइट हो गया क्योंकि आपको डोनेशन मिला है। या इसके अलावा देखो, मनी लॉन्ड्रिंग तब बहुत बड़ा मुद्दा होता है जब इस तरह के पैसे का यूज आतंकवादी जो संगठन है वह करते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह के पैसे का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आतंकवादी संगठनों के लिए पैसा मुहैया करा रहे हैं, उनके लिए तकनीक मुहैया करा रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, थोड़ा सा सर्च करना और इसके बारे में भी लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग है, भ्रष्टाचार है, सीबीसी है, ठीक है, सीबीआई है, ये सारी चीजें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, कार्य क्या है, ठीक है, संगठन, संरचना, भूमिका,
इसके अलावा हमने जाना कब कैसे स्थापना होती है, भ्रष्टाचार पर हमने बात की, ठीक है, हमने बात की सत्येंद्र दुबे पर, हमने और भी काफी सारे पॉइंट्स को देखा, हमने रिपोर्ट्स की बात की कि जैसे कि 22 की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट अपने किसको सौंपेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर भी लगता है कुछ रह गया तो जरूर बताइए। नेक्स्ट जो कि आपका होगा चैप्टर नंबर 65 और उसमें हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, है ना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हम यहाँ पर बात करने वाले, सीबीआई की बात करेंगे कल। जैसे कि एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि किसी ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, और जब ये सीबीआई ने कहा तो यूपीएससी ने एज इट इज लाइन पूछ ली कि सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोता है, कैसे, बस व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, है ना। तो सीबीआई आखिर होता क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद सीबीआई के बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है आपका लोकपाल और लोकायुक्त, है ना। लोकपाल और लोकायुक्त, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि आपको कुछ कुछ सिमिलर लग सकते हैं, क्योंकि सब जांच एजेंसियां हैं, सब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शिकायतों की जांच और ये सारी चीजें कर रहे हैं। सीबीआई को लेकर एक भी बहुत बड़ा मुद्दा जो हाल ही में चर्चा में रहा, वह ये भी था कि क्या राज्यों की कोई ऐसी, मतलब मान लो कि जैसे कि महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल है, समटाइम्स ऐसी मांग उठी कि बिना राज्यों की अनुमति से या बिना राज्य सरकार की अनुमति से जो केंद्र सरकार है वह कोई भी मामला सीबीआई को ना सौंपे या केंद्र की एजेंसियों को ना सौंपे। तो यहाँ पर क्या इस तरह के मामले कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हम उसको भी चाहे टॉपिक फॉर्म में हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, पीवाईक्यू टाइप मतलब एमसीक्यू टाइप में हो, हम उन सभी में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन रेगुलरली करते रहो। अगर आज मैंने 64 नंबर का आपका चैप्टर कराया, तो आप ऐसे कर लो कि आप 61, 62, 63 तीन टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद इसको पढ़ लो, नोट्स बना लो, देन फिर चीजों को रिविजन कर लो। जब 65 पढ़ोगे तब इन चारों को याद कर लो। तो जब आप 3-4 बार चीजों को दोहरा लेते हैं, तब वह हमारे दिमाग में लंबे समय के लिए बैठ जाती हैं। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।